स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर एजे केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यिक गुण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव के क्वथनांक से क्या तात्पर्य है। आपने छोटी पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वह उबलता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वह द्रव उबलने लगता है। तो हम किसी बीकर में जब किसी द्रव को या जल को गर्म करते हैं, जैसे माना कि मैं इसमें एक बीकर में जल को गर्म कर रहा हूँ, तो जल क्या होता है आपका एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। उसमें क्या होता है, बुलबुले आते हैं नीचे से और वाष्प में जल के अणु वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। तो जल हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका उबलने लगता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल भाषा में, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। पर जैसे आप हायर क्लासों में आओगे, आप क्वथनांक की परिभाषा को भी परिवर्तित कर दोगे। किस तरीके से करोगे, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणु किस में परिवर्तित होने लगते हैं, वाष्प में। अब ये वाष्प में परिवर्तित कब होंगे, जब उसका दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब वायुमंडलीय दाब होता कितना है आपका, वायुमंडलीय दाब होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है आपका 1.13 वार के बराबर होता है। और इसको आप इससे भी लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। यानी आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जल के अणु जो आपके यहाँ पर किसके जल यानी विलायक, इसको जब गर्म करेंगे तो इस द्रव के जो दाब है, वाष्प दाब किसके बराबर नहीं हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा जब तक वह उबलना प्रारंभ नहीं होगा। तो किसी द्रव का क्वथनांक कैसे लिख सकते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सकते हैं। लिख लें, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो अब परिभाषा को बिल्कुल आसान है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो आप परिभाषा को समझ में आ गई होगी आपको। तो आप इसको और इस बड़ी आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे ये आपका जल का विलायक को आप गर्म कर रहे हो, यानी वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा आपका, वायुमंडलीय दाब के। यानी जिस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, उस ताप को क्या बोलेंगे, उस द्रव का क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस द्रव का क्वथनांक बोलेंगे। तो आप बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे कर सकते हो, जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, BP, बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे अगर हम जल के लिए लें, जल के लिए वाष्प दाब कितना हो जाएगा 1.013 बार वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जल का ताप कितना होगा उस कंडीशन में, 100 डिग्री सेल्सियस। इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे,
जल का क्वथनांक बोलेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी किसी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। आगे हम क्वथनांक को थोड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने शुद्ध जल को जब गर्म किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया या इसका क्वथनांक हो गया, जल का क्वथनांक 0.40 बार आ गया था। 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना आया, 0.62 बार आया। 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया, 0.80 बार आया। और 90 डिग्री पर कितना हो गया, 0.95। ये देखो अभी भी इस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं है, पर जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया तो द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। और ये द्रव क्या होने लगता है, आपका उबलने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं जब इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय के कणों को मिलाया जाता है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया, यानी जिस द्रव पर यानी जिस ताप पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जब शुद्ध विलायक में किसको मिला दें, हम अवाष्पशील विलेय के कणों को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय, यानी वे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अवाष्पशील विलेय। नमक या शक्कर को मिला दिया उसमें मैंने, तो आपका क्या बन जाएगा, इधर आपका विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन। विलयन में क्या रहता है, आपके विलायक रहता है प्लस विलेय। तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय के कणों को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय के कणों को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि सतह पर विलायक के अलावा विलेय के कण भी उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। अब हम इसके क्वथनांक के बारे में पढ़ लेते हैं। जब इसका वाष्प दाब कम हो गया, वाष्प दाब क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, शुद्ध विलायक की तुलना में कम है, तो हम इसका ताप देखेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का वाष्प दाब कितना आया, 30 बार। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, 30 डिग्री सेल्सियस पर देखें, ये माना हुआ है, आप करके प्रैक्टिकल करके भी दे सकते हैं आपको बिल्कुल। 30 डिग्री सेल्सियस पर इससे थोड़ा कम आएगा, 55 बार। अब मैं 60 डिग्री सेल्सियस करता हूँ तो इसका बार आएगा लगभग 70.7 बार। और जैसे ही मैं 90 डिग्री सेल्सियस करता हूँ इसका कितना आया, 0.80 बार। अब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस किया, 100 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाया विलयन पे, तो इसका आप देखोगे कितना आ रहा है, 0.95 बार। जबकि इधर देखो विलायक में देखोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का वाष्प दाब कितना आया, 0.95 बार। जबकि ये द्रव उबलना कब प्रारंभ करेगा, जब इसका दाब वायुमंडलीय दाब के, इसका वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके तापमान को और बढ़ाना पड़ेगा। 110 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो कितना आ गया, 1.013 बार। तो आप देखोगे कि इसका क्वथनांक यानी विलयन आपका 110 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है और विलायक आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। यानी जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय के कणों को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। तो आप एक इस निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए
कम ताप की आवश्यकता होती है। वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। अतः इसका क्वथनांक क्या होता है? निम्न क्वथनांक होता है। किसका? विलायक का। और विलायक विलयन में देखोगे, विलयन में अवाष्पशील विलय के कण उपस्थित हैं। किसके कण उपस्थित हैं आपके? अवाष्पशील विलय के कण। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है आपका? कम वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब क्या होगा? कम वाष्प दाब होगा। कम वाष्प दाब होगा तो इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, यानी इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसकी? अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः इसका क्वथनांक क्या होता है? उच्च क्वथनांक होता है। यानी अब आपको ये समझ में आ गया होगा, विलायक और विलयन में से किसका क्वथनांक ज्यादा होता है? हमेशा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में ज्यादा होता है। विलयन के क्वथनांक का मान विलायक की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय के कणों को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को, क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना माना आपने? टी नॉट बी। और विलयन का क्वथनांक कितना माना? टी बी। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नोट बी। ये क्या हो गया आपका? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नोट बी। चूंकि हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंघ के गुणधर्म है, तो डेल्टा टीबी समानुपाती किसके हो जाएगा? आपके एम के। एम क्या है आपके? वेयर एम क्या है यहाँ पर आपका? मोललता। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। यहाँ के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक या एक और नाम है इवोलोस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? इवोलोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि m बराबर 1 हो तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा? केबी। तो इसको ऐसे, यदि m बराबर 1 हो तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, अर्थात एक मोल को, किसको? एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, एक मोल
विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी? 1। तो इसके कारण क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केबी की मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई के बारे में पढ़ लेते हैं। केबी की मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती है? क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो केबी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी क्या है आपका? क्वथनांक में उन्नयन। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी आपकी? केल्विन। और मोललता की इकाई क्या होती है आपकी? मोल पर केजी। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी आपकी? केबी की इकाई आपके पास क्या आ जाएगी? केल्विन केजी प्रति मोल। तो आपको बिल्कुल इकाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? मोलल केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब ग्राफ की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को समझेंगे। तो इसमें एक्स अक्ष पर क्या होता है? ताप। और वाई अक्ष पर क्या होता है? वाष्प दाब। जैसे विलायक, शुद्ध विलायक का लिया, शुद्ध विलायक आपका किस ताप पर उबल रहा है? किस ताप पर उबलेगा? वायुमंडलीय दाब पर। किस पर? वायुमंडलीय दाब, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 बार। तो शुद्ध विलायक आपका इस जगह पर उबल रहा है, यानी इस पर ताप कितना है आपका? T1, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। तो आप कहीं भी देखोगे, जैसे शुद्ध विलायक का ताप देखोगे, जैसे ही इसका ताप बढ़ाते जा रहे हैं, इधर से इधर ताप बढ़ाते जा रहे हैं, इधर वाष्प दाब का मान भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जैसे ही आपका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसके वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और यह द्रव उबलने लगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इस जल का क्वथनांक। अब जैसे ही इस विलायक में विलय मिला है तो क्या बन गया आपका? विलयन। तो आप विलयन का देखोगे, किसी एक पॉइंट पर देखोगे, ऐसे देखोगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाष्प ताप क्या होगा? कम। जैसे ही इसको अगर आप वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? तापमान क्या करना पड़ रहा है? अधिक करना पड़ रहा है, क्योंकि विलायक का कम दाब पर ही उबल रहा था। और विलयन देखो, आप देखोगे विलयन आपका, विलयन को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आपको तापमान को अधिक करना पड़ा। तो इसमें जो वृद्धि हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। इसको डेल्टा टीबी से अब हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करना। चूंकि हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है? मोललता के। यहाँ मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। एक मोल को जब 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसे उस विलयन की मोललता बोलते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Kb इंटू एम। इसको दे दो समीकरण 1। चूँकि m बराबर हम जानते हैं क्या होता है? WB अपॉन MP 1000 अपॉन WA। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, m के मान को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
डेल्टा टी बी बराबर के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इससे हम एम बी का मान निकाल सकते हैं। एम बी बराबर क्या आ जाएगा, के बी डब्ल्यू बी 1000 डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस समीकरण को दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 2 की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मालूम के बी बराबर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी बराबर विलेय का भार, डब्ल्यू ए बराबर विलायक का भार, एम बी बराबर विलेय का अणुभार, डेल्टा टी बी बराबर क्वथनांक में उन्नयन। तो इस प्रकार हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं।